to draw your attention toward these slides. ISPR के उन्होंने एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और 25 मिनट में एक झूठ का पुलिंदा पूरे वर्ल्ड के सामने पेश किया। कोई इंडियन मोबाइल नंबर इनके पास कुछ नहीं है, सब फर्जीवाड़ा है। बंदा आज पकड़ा गया, स्क्रीनशॉट 2-3 महीने पुराने हैं। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। शाम के 6 बजे का वक्त हो गया है और बात मुकाबला की होगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक सीसीटीवी फुटेज आया है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं। यह फुटेज उस वक्त का बताया गया जब आतंकी हमले के बाद पर्यटक दूसरे रास्ते से नीचे की तरफ से भागते हुए आ रहे हैं। फुटेज हमले के करीब 1 घंटे बाद का बताया जा रहा है। वीडियो बैसरन घाटी से नीचे दिया मार्केट का है। बच्चों के साथ महिलाएं बदहवास हालात में वहां से भागती हुई दिख रही हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसी दिन का सीसीटीवी फुटेज है। सबसे पहले एनडीटीवी के पास ये तस्वीरें हैं जब लोग बदहवास हालात में दिया मार्केट के पास से भागते हुए जा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नीचे का है। लगभग 7 किलोमीटर ऊपर जाने पर वो बैसरन घाटी है जहां पर वो हमला हुआ था, लेकिन यहां से इस रास्ते से लोग बदहवास होकर भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तब तक सबको ये खबर लग चुकी थी कि वहां पर हमला हुआ है आतंकी और कई लोगों की जान चली गई है। उसके बाद से लोग वहां से किसी भी तरीके से निकलना चाहते थे, क्योंकि डर ये था कि पता नहीं आगे क्या होगा, और इसीलिए लोग वीडियो में दौड़ते भागते हुए नजर आ रहे हैं। जो तस्वीर है वो ये बता रही है कि वहां पर हालात उस वक्त बेहद ज्यादा खराब हो गए थे और इसी वजह से लोग वहां से निकलना चाह रहे थे। बैसरन घाटी से जब लोग नीचे पहुंचे, या जो लोग नीचे के थे, उस वक्त ये हालात बेहद ज्यादा खराब हो गए थे। तो ये तो साफ है कि जब कुछ हुआ बैसरन घाटी में, जो कुछ हुआ, उसके बाद जब नीचे लोगों को जानकारी हुई, उसके बाद फिर वहां पर क्या हुआ ये आपके सामने है। तो बात अब मुकाबला की करते हैं। एनडीटीवी ने खोली पाक की पोल, अब दुनिया में बजेगा ढोल। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान हर वक्त आतंक के सबूत मांगता है और झूठे सबूत देकर भारत पर आतंक फैलाने के आरोप लगाता है। पाकिस्तान का यह प्रोपेगेंडा काफी पुराना है। आज हम आपको सबूतों के साथ बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान ने एक झूठा दावा किया और झूठे सबूत पेश किए। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एनडीटीवी ने पाकिस्तान के उस झूठ को बेनकाब किया। पाकिस्तान का झूठ पूरी दुनिया के सामने बेपर्दा होगा। पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के बाद हम सवाल पूछेंगे कि आखिर आतंक, आतंकी और आतंकवाद पर बार बार झूठ क्यों बोलता है पाकिस्तान। हमारे साथ मेहमानों का एक लंबा चौड़ा पैनल भी होगा। चलिए अब आपको एक एक करके दिखाते हैं पाकिस्तान के झूठ की एनडीटीवी ने कैसे पोल खोली। बात सबसे पहले 29 अप्रैल 2025 की करते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में हुए हमले, जिसमें 26 बेगुनाह भारतीयों की मौत हुई थी, उसे बीते 8 दिन हुए थे। 29 अप्रैल को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत पर पाकिस्तान में आतंकी हमलों का आरोप लगाया। इसके ठीक अगले दिन यानी 30 अप्रैल को पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में विदेश मंत्री भी हैं, जिनका नाम है इशाक डार, उन्होंने भी इन आरोपों को दोहराया। जो डॉक्यूमेंट है इशाक डार ने, उसमें दावा किया कि उनके पास पक्के सबूत हैं कि पाकिस्तान में आतंकी हमलों में भारत का हाथ है और स्वतंत्र विशेषज्ञों को इनकी जांच के लिए आमंत्रित किया। आप खुद सोचिए, जो देश अपने अस्तित्व में आने के बाद से लगातार आतंकियों को पालता रहा है, वही देश कह रहा है कि हमारे यहां आतंक हमारा पड़ोसी मुल्क फैला रहा है। तो यह अपने आप में कितना बड़ा मजाक है। बहरहाल इशाक डार स्वतंत्र विशेषज्ञों से जांच का शिगुफा वो छोड़ रहे हैं, और जब दुनिया के सामने उन्होंने ये शिगुफा छोड़ा तो हमारे देश में मौजूद साइबर एक्सपर्ट जितेंद्र जैन ने पाकिस्तान के द्वारा जारी किए गए
सार्वजनिक सबूतों के आधार की जांच शुरू की और अपनी जांच के जरिए उन्होंने यह साबित कर दिया कि जिन सबूतों के बिना पर पाकिस्तान के हुक्मरान से लेकर सेना के जवान उछल रहे थे, वो सारे सबूत पूरी तरह से फर्जी हैं। तो एनडीटीवी लाई डिटेक्टर टेस्ट करने जा रहा है पाकिस्तान का। सवाल यह है कि भारत से भेजे आतंकी पाकिस्तान के फोन का फॉरेंसिक टेस्ट किया गया, क्या यह सच है? जब्त फोन के स्क्रीनशॉट में आतंकी सिकंदर ऑनलाइन है। दूसरी बड़ी बात है कि फोन की जांच हो रही थी, एरोप्लेन मोड पर होना चाहिए था। ऑनलाइन स्टेटस अपडेट के लिए कनेक्शन जरूरी है। तो यह भी एक पूरी तरह से दावा है जो है वो झूठा निकल गया। ये इसमें भी पाकिस्तान बेनकाब हो गया। इसके अलावा पाकिस्तान का जो झूठ नंबर 2 है वो भी आपको जानना चाहिए। आतंकी के 1 साल पहले के व्हाट्सएप कॉल मौजूद हैं। सच ये है कि इसके लिए या तो आतंकी ने कॉल रिकॉर्डिंग मेलवेयर इंस्टॉल किया, जो कि करीब करीब नामुमकिन है, या आईएसआई ने स्पाईवेयर प्लांट किया, यानी आतंकी हमले की जानकारी थी जो रोकी नहीं गई। और नहीं रोकी गई तो भी पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हुआ। अब पाकिस्तान का अगला झूठ आप समझिए, झूठ नंबर 3। आतंकी के व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट मौजूद हैं, लेकिन सच ये कि आतंकी संदेश भेजने के कई दिन बाद पकड़े गए। स्क्रीनशॉट संदेश भेजने के कुछ ही मिनटों बाद का यह पूरा मामला है। इससे भी पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हुआ। अब आपको पाकिस्तान का झूठ नंबर 4 बताते हैं। आतंकी के घर से भारतीय ड्रोन बरामद करने की बात की गई। सच ये है कि रिवर्स इमेज में ड्रोन चीन का DJI मॉडल निकला। अब आप सोचिए, पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर से बेनकाब हो गया। अब झूठ नंबर 5 भी आप जान लीजिए। भारतीय हैंडलर के पाकिस्तान में पैसे भेजने का स्क्रीनशॉट है। सच ये है, फोन जब्त था और फॉरेंसिक रिपोर्ट 6 महीने बाद की है। स्क्रीनशॉट पैसे भेजे जाने के तुरंत बाद का है। पाकिस्तान का ये झूठ भी बेनकाब हो गया। अब झूठ नंबर 6 भी आपको जानना चाहिए। कई खातों से मनी ट्रेल की बात कही गई। सच ये है, कथित तौर पर एक ही खाते की बात की गई। पाकिस्तान का झूठ यहां भी बेनकाब हो गया। अब पाकिस्तान का 7वां झूठ आप जानिए। कथित भारतीय अफसर हिंदी और पंजाबी में बोल रहे हैं। सच ये है, 2 अलग लोगों की आवाजें, वीडियो में अफसर के लंबे नाखून और मैनिक्योर्ड हाथ दिखे। पाकिस्तान का झूठ यहां भी बेनकाब हो गया। अब पाकिस्तान का 8वां झूठ भी आप जानिए। आतंकी को भेजने वाले भारतीय फौजी अफसर के नाम की जानकारी दी गई, लेकिन सच क्या है? फोन नंबर, मेटा डेटा, ISP लॉग, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेल मौजूद नहीं है। यहां भी पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो गया। तो एक एक झूठ बेनकाब हुआ जो आरोप लगाए गए थे। और बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर इतना झूठ पाकिस्तान ने क्यों बोला, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जिससे पाकिस्तान का झूठ बेनकाब होगा। यह आप तस्वीर जो देख रहे हैं, इसमें एक एक करके आपको समझ में आएगा कि फॉरेंसिक जांच में फोन एक्टिव कैसे है। सवाल बड़ा है, इससे ये झूठ बेनकाब होता है कि फॉरेंसिक जांच अगर किसी फोन की हो रही है, फोन एक्टिव कैसे है। जब फोन में आतंकी हैंडलर सिकंदर ऑनलाइन कैसे हैं, ये वो तमाम सवाल हैं जिन पर अभी जवाब आना बाकी है। लेकिन इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता सर जुड़ गए, जो कि सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। जितेंद्र जैन जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं। आरजू काजमी मेरे साथ जुड़ रही हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से। फराज सैयद जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से। अब्दुल समद याकूब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं PTI के द पाकिस्तान तरीके इंसाफ के। आप सभी का बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे 2 सहयोगी, मेरे दाहिने तरफ हैं उमाशंकर, जो कि विदेश मामलों की जानकार हैं, और मेरे बाएं तरफ है राजीव, जो कि डिफेंस मामलों की जानकार हैं। ये दोनों भी बताएंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। लेकिन कुछ सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, वो पहले एक एक करके आपको दिखा देते हैं। सवाल हमारा आज का है, आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान आखिर बार बार झूठ क्यों बोलता है। सवाल नंबर 2, पाक को ऐसा क्यों लगता है कि उसका झूठ पकड़ा नहीं जाएगा। और सवाल नंबर 3, पाकिस्तान के झूठ पर हिंदुस्तान का क्या रुख होगा। पाकिस्तानी हुक्मरान बेशर्मी की हदें
क्यों पार कर रहे हैं? आखिर कब तक पाकिस्तान झूठ और फरेब की दुकान चलाता रहेगा? ये वो सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने अभी बाकी हैं। जितेंद्र जैन साहब, मैं पहला सवाल आपसे पूछ रहा हूं। बहुत सारे सबूत दिए गए और वो सारे सबूत फर्जी निकल गए, तो ये कैसे फर्जीवाड़ा किया गया, जरा इसके बारे में बताइए। देखिए, पहली बात तो जो सबूत के नाम पे दिया गया वो उन्होंने कहा कि हमने एक मोबाइल का फोरेंसिक एनालिसिस किया है जिससे कुछ व्हाट्सएप कॉल के रिकॉर्डिंग्स, कुछ मनी ट्रेल के टेरर फाइनेंसिंग के स्क्रीनशॉट्स और कुछ आईडी की ट्रेनिंग और आईडी प्लांट करने के बारे में व्हाट्सएप चैट्स के स्क्रीनशॉट थे। और एक फिर उनकी कहानी की किस तरह से भारत जो है पाकिस्तान में आतंकवाद फैला रहा है, और उन्होंने कहा कि कोई भी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट आके इसको देख ले, इरिफ्यूटेबल एविडेंस है कि भारत कैसे टेरर फाइनेंसिंग करता है। आगे, और ये इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है रात को 12-1 बजे। अगले दिन वो इशाक डार को लेके आए और इशाक डार का झूठ और फरेब से पुराना रिश्ता रहा है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इशाक डार ने भी इसी झूठ को बार बार बुलाया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को संज्ञान लेना चाहिए कि भारत कैसे टेररिज्म फैला रहा है और ये हमारे एविडेंस देखिए, ये सब कीजिए। और उन्होंने न्योता दिया कोई भी क्रेडिबल एक्सपर्ट आके इसको एनालाइज कर ले, तो हमने उनके न्योते को स्वीकार किया। यहाँ पे 15-20 हम साइबर एक्सपर्ट्स ने मिलकर ISP और मॉनिटर ग्रुप बनाया है। हमने इस रिपोर्ट को, उनके एविडेंस को एनालाइज किया। अब देखिए, ये एक बेसिक, अगर आप किसी अच्छी फोरेंसिक लैब नहीं, अगर आप कराची के घटिया से घटिया चोर बाजार के अंदर भी एक सस्ती फोरेंसिक लैब में भी जाएंगे, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल किसी भी डिजिटल फोरेंसिक की ये है कि उस डिवाइस का फोरेंसिक क्लोन बनाया जाएगा ताकि कोई भी एविडेंस मैनिपुलेट ना हो, कोई भी एविडेंस डिस्ट्रॉय ना हो जाए, और उस फोरेंसिक क्लेन पे सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, फोन बंद होता है। या चलो मजबूरी है, कुछ भी नहीं तो एयरप्लेन मोड पे डाल दिया। इनके फोन में जो सो कॉल्ड फोरेंसिक एनालिसिस का एविडेंस दिया है, उसमें फोन चालू है, डुअल सिम फोन है, सिग्नल कनेक्टेड है, इंटरनेट चल रहा है, और टेररिस्ट और उसका हैंडलर भी ऑनलाइन है व्हाट्सएप के ऊपर। मतलब ये कौन सा फोरेंसिक है जहां टेरर हैंडलर भी सामने ऑनलाइन बैठ के इन्हें बता रहा है सब क्या लेना है। चलो, ये पहली बेवकूफी। दूसरा, आतंकवादी को पकड़ा, कह रहे भारतीय आतंकवादी है, वो पाकिस्तानी सिटीजन, बीच में इनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गया, वो पाकिस्तानी सिटीजन है। फिर वो कह रहे हैं कि साहब ये जो स्क्रीनशॉट हमारे पास हैं, ये हमने फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में निकाल ली है। गलती, बेवकूफी ये हो गई, वो स्क्रीनशॉट जब जब मैसेज भेजेंगे तुरंत उसी समय स्क्रीनशॉट लेके, वहां पे स्क्रीनशॉट की टाइम स्टैम्प आ रही है मोबाइल की, और वो और मैसेज का टाइम स्टैम्प सेम है। वो स्क्रीनशॉट 1.5-2 महीने पुराने हैं। इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं आतंकवादी 2 दिन पहले पकड़ा, 2 दिन पहले इन्वेस्टिगेशन करी, और 3 महीने पुराने स्क्रीनशॉट पैदा हो गए। तो हो क्या रहा था, ये आपस में ISPR की जो थिएटर फैक्ट्री है उसमें बैठ के आपस में 2 लोग मोबाइल चला रहे थे, एक नाम रख के। आज बोला भाई आईडी रखूंगा, उसने बोला हाँ सब रख दिया है, फिर कुछ पैसा ट्रांसफर कर दिया, और अब ये फर्जीवाड़ा 2-3 महीने से बना रहे होंगे। अब चूंकि भारत का इतना दबाव है, कभी भी कुछ हो सकता है, तो इन्होंने भारत को बदनाम करने के बोला कि पकी पकाई खिचड़ी को वर्ल्ड को बेवकूफ बनाने के लिए परोसते हैं और दिखाते हैं कि भारत कैसे, हमने एक आतंकवादी पकड़ा है, उसके चैट है, फोरेंसिक एविडेंस है, ये है। तो पहला तो एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गया, फिर और उसको मतलब सेंसेशनल बनाने के लिए बोला हमारे पास व्हाट्सएप कॉल की रिकॉर्डिंग है भारत के एक मेजर की, एक सूबेदार की, जो आईडी की ट्रेनिंग दे रहा है और आईडी के ब्लास्ट करवा रहा है। हमारे 4 फौजी मर गए, मुझे दुख हो रहा है। अब विश्व का कोई भी मोबाइल फोन आज तक ऐसा नहीं है बाजार में जिसमें व्हाट्सएप कॉल को रिकॉर्ड करने का फीचर हो। आप नॉर्मल ऑडियो कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं साहब, व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड नहीं होता। व्हाट्सएप के अंदर भी ऐसा फीचर नहीं है कि आप व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड कर सकें, एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। एक ही संभावना है व्हाट्सएप कॉल को रिकॉर्ड करने की कि आप उस फोन के अंदर स्पाईवेयर डाल दें, या जब वो फोन पे कोई बात कर रहा है बाजू वाले फोन से रिकॉर्ड कर लें। अब अगर बाजू में एक फोन लगा के बैठा था या इसके अंदर स्पाईवेयर था, ये साफ बताता है कि जो भी हो रहा था, जो सो कॉल्ड दहशतगर्दी है, आईडी ब्लास्ट है जिसमें 4 पाकिस्तानी फौजी मारे गए, वो ISPR को पहले से पता था। या तो उन्होंने मरने दिया या खुद मरवाया कि ये झूठ को इतना सच लगे कि अपने फौजी भी मरवा दो। आखिरी बात, एक ड्रोन दिखाया कि साहब हमने वो ड्रोन पकड़ा है हिंदुस्तान का और उसके घर से हमें लाखों रुपए का हमने ट्रेल मिल गया है। ड्रोन का जब रिवर्स इमेज एनालिसिस किया, फोरेंसिक्स किया, तो वो ड्रोन है चाइनीज में DJI फैंटम कंपनी का, जो यही लोग चलाते हैं। दूसरा फिर कहा कि हिंदुस्तानी मेजर कह रहा है मैं तुम्हें 10-10 हजार रुपए करके पैसा दूंगा, नहीं तो ISI की नजर में आ जाओगे। ये बार बार उन्होंने रिपीट किया और बोला ये प्रूफ है टेरर फाइनेंसिंग का कि कैसे मल्टीपल अकाउंट से भारत यहाँ पाकिस्तान में पैसा भेजता है। कुछ स्क्रीनशॉट में उन्होंने 10,000 के स्क्रीनशॉट दिखाए, मगर गलती ये हो गई कि एक जगह जो छोटे स्क्रीनशॉट दिखाए वहां पे 2-2 लाख रुपए के 1,95,000 रुपए के ट्रांसफर है। अब होता क्या, स्क्रीनशॉट फटीक है। 10,000 रुपए का अगर 10 लाख बनाने हैं तो आपको 100-200 स्क्रीनशॉट बनाने पड़ेंगे, तो हड़बड़ी के अंदर स्क्रीनशॉट में फर्जीवाड़ा अमाउंट गलत चले गया। तो कुल मिला के अगर आप कोई भी इसका कोई फोरेंसिक एविडेंस नहीं है और प्रूफ करता है कि सिर्फ स्क्रीनशॉट फैब्रिकेशन, फेक एविडेंस, एक अजब गायब गाथा
और टाइम ट्रैवल करके 3 महीने पुराने इतिहास में फर्जी स्क्रीनशॉट पैदा करके एक ऐसी कहानी रची गई जो बेनकाब हो गई जनता पूरी दुनिया के सामने। ठीक है सर, ओके, अच्छे से समझाया आपने। लेकिन आरजू काज़मी, जरूरत क्या पड़ी थी सरकार को इस तरह की झूठ बोलने की? देखिए, अभी मैं ये तो नहीं कह सकती कि सरकार ने झूठ बोला है या सच बोला है, इसलिए कि ये जो रिपोर्ट आप बता रहे हैं वो हमारे यहाँ इस तरह से तो नहीं दिखाई गई है। और जाहिर है, अगर जितनी मिस्टेक्स ये बता रहे हैं आपके पहले पैनलिस्ट, तो अगर इतनी मिस्टेक्स की गई हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देख लेगी, इंटरनेशनल मीडिया भी देख लेगा। तो मुझे हैरत है कि पाकिस्तान इतने ज्यादा ब्लंडर्स कैसे कर सकता है। तो हो सकता है कि ये आपकी साइड से कोई इस किस्म की न्यूज को जनरेट किया गया हो और बताया गया हो, लेकिन अभी क्योंकि दोनों तरफ से कोई बात नहीं की गई है, क्योंकि मैं उन जर्नलिस्ट में से नहीं हूँ जो ऑडियो दीजिए, को रिपोर्ट भेज देते हैं और पूरा थ्रेड हम आपको भेज देते हैं कैसे कैसे हमने इन्वेस्टिगेट किया विद एविडेंस। आप रिपोर्ट ले लीजिए और अपने जनरल साहब से जाके पूछे, जनाब इसका जवाब तो दें कि ये कैसे संभव है, कैसे कौन सी एक आपके पास अल्लाह ने ऐसी एक ताकत दे दी कि आप टाइम ट्रैवल करके 3 महीने पुराने स्क्रीनशॉट आपने टाइम स्टैम्प के साथ पैदा कर दिए। कई स्क्रीनशॉट में तो लिखा हुआ है टेकन 58 मिनट्स अगो और वो ओरिजिनल कंटेंट 19 मार्च का है और कह रहे बंदा पकड़ा 26 अप्रैल को है। तो वो बता दे साहब कैसे किया है कोई तो। और इशाक डार का भाई साहब पुराना रिश्ता है, आपको पता है इनके आका नवाज शरीफ ने अभी 4 साल पहले एक डॉक्यूमेंट दिखाया पनामा पेपर केस में फर्जीवाड़े से बचने के लिए। कहा कि मेरा और मरियम नवाज का एक 2006 का एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट जिस फॉन्ट से बना है वो माइक्रोसॉफ्ट ने 2007 में रिलीज किया और ये कोर्ट में पकड़े गए, हर जगह थूथू हुई, जगहसाई हुई। तो एक फर्जी, इनका पुराना इतिहास है। फर्जी तो खबर पता ही होगी, जो हमारे पाकिस्तानी मेहमान हैं उनको तो पता ही होगा ये सब कुछ। ठीक है, आरजू कंप्लीट कर लीजिए आप, फिर मैं बाकी लोगों के पास जल्दी बिल्कुल। देखिए, मैं यही बात कर रही हूँ कि ये सब कुछ अभी हमारे मीडिया पर इस तरह से नहीं बताया गया है, तो मैं ये नहीं कह पाऊंगी कि ये सही है या गलत है। लेकिन डेफिनेटली इतने सारे ब्लंडर्स नहीं कर सकते, चले 2-4 हो सकता है हो जाते हो, लेकिन इतने ब्लंडर्स जो, क्योंकि मैं उन जर्नलिस्ट में से नहीं हूँ जो गलत को सही और सही को गलत कहते हैं। तो अगर इस किस्म की न्यूज़ कोई मेरे पास होती तो मैं डेफिनेटली आपको बताती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो आप दिखा रहे हैं वो किसी हद तक सही है। ठीक है, अब्दुल समद याकूब साहब, क्या जरूरत थी सरकार को झूठ बोलने की? दे दे, मैं रिपोर्ट देने को तैयार हूं। हम तुरंत आपको शो के बाद रिपोर्ट भेजेंगे और आप डीजी एसपीआर से पूछें इसके बारे में, इसका संज्ञान लें और बताएं कि क्या सच है। बोलिए अब्दुल समद याकूब साहब। देखें, ये एक हिस्ट्री रही है और अगर हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो सबसे बड़ा डोजियर जो इंडिया ने पाकिस्तान को प्रोवाइड किया था वो मुंबई अटैक के ऊपर 400 पेजेस का 400 पेजेस का एक डोजियर दिया था। उस डोजियर में जो हमें चीजें बताई गई थी वो ये था कि इनफ्लेटेबल बोट का जो यामाहा का इंजन है वो डेविस रोड लाहौर से खरीदा गया। फिर उसमें मैं सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, अब पता नहीं कहाँ चले गए। मैं पूछ रहा हूँ सरकार ने झूठ बोला या नहीं झूठ बोला, सीधा सा सवाल है और सीधा जवाब। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, इंटरप्ट ना करें मुझे। मैं करूंगा इंटरप्ट, मैं करूंगा इंटरप्ट। अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे मैं इंटरप्ट करूंगा। मैंने आपसे सीधा पूछा सरकार ने झूठ बोला या नहीं झूठ बोला, बताओ झूठ बोला या नहीं झूठ बोला। इस तरह मेरे साथ तमीज से बात किया करो। मैं बहुत तमीज से बात कर रहा हूं, सीधा सवाल पूछ रहा हूं, जवाब देना है तो दीजिए। मुझे जवाब अगर चाहिए, अगर आप जवाब दे सकते हैं तो दीजिए, वरना मत दीजिए। कहानी घुमाने से नहीं होती है कि आप सवाल कुछ भी पूछिए और कहानी घुमाते रहिए। उमाशंकर, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं, अभी राजीव आए हैं कश्मीर से, मैं इनसे भी पूछूंगा, लेकिन इस तरह के प्रोपेगेंडा से क्या फायदा पाकिस्तान को होगा? ये देखिए, सबसे बड़ी बात तो टाइमिंग की है। जब पहलगाम अटैक हुआ और उसके बाद आनन फानन में पाकिस्तान को लगा कि अगर काउंटर एक आर्गूमेंट देना है, एक काउंटर नैरेटिव सेट करना है, तो इस तरह के एविडेंस के साथ सामने आना चाहिए। और तभी जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने आनन फानन में जो एक जो रचा, एक सबूत के तौर पे जो रचा, वो सामने लेकर आए। इसके ज़रिए पाकिस्तान को लगता है कि वर्ल्ड कम्युनिटी को बहका पाएगी, बहला पाएगी, क्योंकि जब भारत ने यहाँ पे तमाम डिप्लोमेट्स को बुलाकर और उनके साथ वो शुरुआती जो जांच की रिपोर्ट है वो साझा की और साथ में ये कहा कि इसके तार जो है सीमा पार से जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है कि भारत भी अभी भी ठोस सबूतों की तलाश में है, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि जिन आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया वो अभी भी पकड़ में नहीं आए हैं। तो आने वाले दिनों में जो ठोस सबूत है
वो निकलकर सामने आएंगे। उससे पहले ही पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि वो एक काउंटर नैरेटिव चलाए ताकि उंगली भारत पे उठाया जा सके, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में टाइमिंग की बात की कि ये हमला होता है पहलगाम का, भारत की तरफ से जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है वो पड़ना शुरू होता है, और इस बीच में पाकिस्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह की होती है जिसमें कि इस तरह की जो बातें हैं की जाती है जो कि बिल्कुल काल्पनिक बातें हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान चाहता है कि उसकी जो नाक है वो बची रहे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच, और इसलिए वो एक फेक नैरेटिव की तरफ जाता है बार बार। ठीक है। मैं राजीव आपसे एक जल्दी से सवाल ले लूं, फिर मैं बाकी लोगों के पास भी जाऊंगा। आप तो कश्मीर से होकर के आए हैं, वहां के लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, खास तौर से क्योंकि उनके अंदर भी तो ये होगा ना कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, और जिस तरह से टारगेट किया गया उनकी रोजी रोटी को मार दिया। बिल्कुल, अगर 25-30 साल की बात करो तो मुझे पहली बार कश्मीर से, खासतौर से कश्मीर और पहलगाम की बात करो, वहाँ लोगों की आवाज़ जो सुनाई पड़ी है और उनके जो बीच में जो लोग रह रहे हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि आतंकवाद को लेकर और पाकिस्तान को लेकर जितनी मजम्मत इस बार देखने को मिली कहीं नहीं मिला। आप कुपवाड़ा जैसी जगह में हाफिज सईद के खिलाफ नारे लग रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये हमारी पेट पर लात मार रहे हैं। आप वो कह रहे हैं कि जो हमारे आजीविका का साधन था, बेकसूर जो लोग वहाँ घूमने के लिए आए हुए थे, आपने उनको निशाना क्यों बनाया? सीधे तौर पर उनके इशारा जो पाकिस्तान था और जो आतंकवादी ग्रुप थे। जी, ठीक है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन आप वहां से मिल करके आए, उनके निशाने पर थे, लेकिन अब पाकिस्तान को क्या इसीलिए जरूरत पड़ रही है? वो पीड़ित खुद को दिखाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए कह रहा है, झूठ बोल रहा है, प्रोपेगेंडा रच रहा है, लेकिन ये भी तो दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। देखिए, पाकिस्तान आमने सामने की लड़ाई आपसे नहीं लड़ सकता है, और पाकिस्तान पर जिस तरह का आरोप लगे हैं, पाकिस्तान बौखलाकर क्या कर रहा है? पाकिस्तान बौखलाकर पिछले 10 दिनों से कहें तो वो डेली रात को जो है LOC पर सीज फायर को उल्लंघन कर रहा है। वो सीज फायर को उल्लंघन कर रहा है। आपको याद रखना चाहिए 1999 में जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो दोस्ती का पैगाम लेकर पाकिस्तान जाते हैं, उसके बाद पाकिस्तान क्या करता है? करगिल करता है। लेकिन उसके बावजूद भारत जो है 2003 में सीज फायर की एग्रीमेंट करता है, मतलब दोनों देश जो है एक दूसरे पर फायरिंग नहीं करेंगे। 2021 की बात करें, यहां फिर से रिन्यू होता है, लेकिन फिर से पाकिस्तान जो सीज फायर को उल्लंघन करता है। अब इतना परहेज सूझता है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे, बौखला गया है, और यही वजह है कि प्रोपेगेंडा का सहारा ले रहा है। प्रोपेगेंडा किस तरह का कर रहा है? जो हमारे आर्मी स्कूल हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उस जो वेबसाइट को उसको हैक करना चाह रहा है। पूर्व सैनिक है, वेटरन सैनिक है, उनके वेबसाइट को हैक करना चाह रहा है, एक अपना प्रोपेगेंडा फैला रहा है। हमारे सोल्जर के बारे में, जनरल के बारे में जो रिटायर हो रहे हैं उनको कह रहा है कि उनको हटा दिया गया। अब उसको पाकिस्तान को कौन समझाए कि भारत का जो तरीका है, जो काम करने का तरीका है, जो सिस्टम है, वो पाकिस्तान नहीं है। यहाँ किसी जनरल को सैक नहीं किया जाता है जिस तरह से पाकिस्तान में होता है। आप प्रमोशन करके किसी को अंडमान भेज रहे हैं, इंटीग्रेटेड उसका कमांडर बना रहे, तो कह रहा है कि उसको काली पानी की सजा दी गया। तो ये पाकिस्तान बौखला कर, जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ठीक बात है। विनोद सर, जो पाकिस्तान ने किया उसको सजा मिलेगी आने वाले वक्त में, और हम सबको इंतजार है, लेकिन सवाल ये है कि झूठ का क्या इलाज है? देखिए, झूठ का तो इनका बड़ा तारीखी मतलब रिश्ता है। अगर आप सन 65 की लड़ाई के बारे में देखें, क्योंकि मेरे पिता ने वो तीनों युद्ध लड़े, 62, 65 और 71। तो आपने देखा होगा जब हम भी छोटे थे तब ये न्यूज़ सुना करते थे कि साहब हमारी फौजें कल अमृतसर में नाश्ता करेंगी, अंबाला में लंच करेंगी, और माशाल्लाह दिल्ली में शाम का डिनर होगा। तो ये सब चीजें तो उनकी ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है उसकी मतलब इनकी फितरत में है। आप ये देखिए, जब कारगिल हुआ, कारगिल में जो कैबल बनाया गया, जो डीजीएमओ था, उसको खुद नहीं इन्वॉल्व किया था इन्होंने जब वो ऑपरेशंस प्लान किए। मियां नवाज शरीफ को तो खैर इल्म ही नहीं था इसके बारे में। तो आप ये बताइए कि जहां इस तरह की झूठ की बुनियाद पे मतलब फौज चलाई जाती हो या सियासत की जाती हो, तो वहां तो यू सी प्राइम मिनिस्टर इज ए पर्सनल नॉन ग्रेटा। इस केस में भी, पहलगाम वाले केस में भी, मुझे नहीं लगता शहबाज शरीफ साहब को इस बात का इल्म है। तो ये चीजें इनकी शुरू से ही ये बड़ी वो रहती है कि साहब हमारी फौजों ने ये कर दिया। जनरल सुचंद्रा का एग्जांपल दिया था। ही इज अ कोस्टमेट ऑफ माइन, ही इज अ वेरी डेयरिंग ऑफिसर, ही इज अ वेरी गैलेंट ऑफिसर, एंड ही वाज टू सुपरएनुएट बिकॉज उनका जो टेन्योर था वो 30 तारीख को खत्म हो रहा था। तो इस तरह की मतलब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या मिसकंसेप्शन फैलाने से
कुछ नहीं होने वाला। देखिए हमारी जो आर्मी है वो एक बड़ी मोटिवेटेड आर्मी है। हमारी जो बैकबोन है आर्मी की वो सबसे है कि हमारे जो वीर सिपाही हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स है, और जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, हमारी मिलिट्री लीडरशिप का कोई सानी ही नहीं है। तो हम इन चीजों में विश्वास नहीं रखते। वी बिलीव इन एक्शन, बिल्कुल दे सर। बिलीव इन या। ठीक है, अदनान हैदर साहब जुड़ गए हैं, वो भी पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार। अदनान हैदर साहब, बजाय इसके कहने की कि हमारे यहाँ जो आतंकवाद पल रहा है उसको खत्म करेंगे, ये इसका सहारा क्यों लिया जा रहा है? नहीं, किसका सहारा क्यों लिया जा रहा है? ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। अच्छा देखिए, प्रोपेगेंडा ना दोनों तरफ से होता है और ये कोई मतलब कोई अनहोनी नहीं है। जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है दोनों तरफ से होती है। अब एज जर्नलिस्ट मुझे सिर्फ रिपोर्ट करना है। आई एम नॉट द पार्ट ऑफ डिबेट, या को मैं इस पे तीर कमान नहीं चला सकता। आई एम अ जर्नलिस्ट, आई कैन रिपोर्ट। आपने दो इवेंट्स बताए। आपने कहा कि डीजीएसपीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें एविडेंस फैब्रिकेटेड है। देखो, ये इन्वेस्टिगेट आपने या मैंने नहीं करना, ये कंसर्न्ड अथॉरिटीज ने करना है। इसका डोजियर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के पास जाएगा। एमईए इसको, एमईए का एक विंग होगा जो रॉ के पास या किसी और इंटेलिजेंस नेटवर्क के पास भेजेगा कि इसको एग्जामिन कर ले। अब मैं बता देता हूं कि जो आपने डेट्स उठाई हैं, तो इसमें जरा एज जर्नलिस्ट मैं ये रिपोर्ट कर सकता हूं कि ये बंदा उस तारीख को नहीं पकड़ा गया भाई। इस बंदे पर 4 महीने पहले ही जितेंद्र जैन को रखिए। बोलिए। उस सर्वर ये था कि उसकी कम्युनिकेशन जो हिंदू बॉर्डर पार के साथ लोगों के साथ थी वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रही थी, बिकॉज वो आइडेंटिफाई हो गया था। उसके बाद वो सारे एविडेंसेस लाए गए। दैट्स व्हाई आपको डेट और वॉइस नोट और बंदे के पकड़ने की जो तारीख है उसको आप मिक्स कर रहे हैं। तो हम टीवी पे बैठ के ये नहीं कर सकते। हम ये जरूर कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने एटलीस्ट कोई सबूत दिए हैं। वो सबूत नकली हैं या असली हैं, ये तो अब अथॉरिटीज डिसाइड करेंगी। ये एमईए डिसाइड करेगा या कोई न्यूट्रल जज या न्यूट्रल मुल्क। आप हंसिए नहीं भाई, बात ले लीजिए ना, मुझे बात कर लीजिए। ये वो डिसाइड करेगा। सवाल है कि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, पहलगाम पे कोई एक बंदा है, 7 लोग थे। भाई मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मुझे बोलने थे, आई हैव टू लीव। 7 बंदे थे, 7 बंदों में से कोई एक बंदा जो आपने आइडेंटिफाई किया हो। दूसरा, सर ने बात की है कि हिंदुस्तान की आर्मी जो लीडरशिप है वो बड़ी स्ट्रांग है हिंदुस्तान आर्मी की। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिंदुस्तान आर्मी। वो बड़ी प्रोफेशनल हिंदुस्तान आर्मी है, उनकी अपना एक बड़ा अच्छा सिस्टम है, एग्जिस्ट करता है। बट जब बात आती है ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, तब पाकिस्तान की सीमा जो आर्मी है, उस सेना है, उसके पास ज्यादा पावर है। वो पॉलिसी मैटर्स में भी। अदनान भाई, मुझे रिपोर्ट, आई वांट टू रिपोर्ट प्लीज, आई वांट टू रिपोर्ट। तो प्रोपेगेंडा ना करे ना कि कितनी पावर है पाकिस्तान आर्मी के पास। हमें पता है फैंटम है वो, हमें पता है सारे फैंटम है। पास पावर नहीं है। हिंदुस्तान हैज अ वेरी प्रोफेशनल पावर है। अरे ज्यादा पावर है, मान रहे। अरे सबसे ज्यादा पावर प्रोपेगेंडा की है, सबसे ज्यादा फैंटम पावर है। 3 महीने पुराने टाइम ट्रेवल करके सब बना सकते हैं। इनके पास जिन वाली ताकत भी है, मान लिया। मेरी बात तो सुने मेरे भाई, मेरी बात तो सुने। सुनिए ऐनक वाले भाई, ग्लासेस वाले भाई, अगर ज्यादा पावरफुल होती तो आपके जो राफेल हैं भाई, इसी ऐनक ने आपके एविडेंस को नंगा देख लिया। संभल के हो गया। अपना काला चश्मा हटा लो। अदनान भाई, आपने पता है क्या बोला है? आप होश में हैं? आपने पता है क्या बोला है? अरे आप होश में हैं? आपने पता है क्या बोला है? अदनान भाई सुने, अरे 1 मिनट, आपने सुने पता है क्या बोला है? आपने बोला है कि 4 महीने से वो बंदा सर्वेलेंस में था, हम उसकी सारी रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। अरे आपने पाकिस्तानी फौजी मरवा दिए 4। आपको पता था फौजी मरने वाले? आपने बंदे ब्लास्ट करा दिए। कल आप खान साहब प्लीज सुन लीजिए, इसको रिकॉर्ड पे रख लें। सुन लीजिए, आप खान को मार देंगे जेल में, उसको इल्जाम लगा देंगे। अरे आप नया झूठ है। आप डीजीआईएसपीआर ने यार मेरी उमाशंकर, अदनान की बात जो है, जी देखिए, मेरा मानना है कि जो तर्क वितर्क है दोनों तरफ से होना चाहिए, बिना तू मैं के। और हमारा अपना पक्ष है, सामने का भी पक्ष है। और बात एक तो है कि हमारी तरफ से एक इंडिपेंडेंट तरीके से हमारे एक्सपर्ट ने जांच किया, उसमें बहुत दम है, उन्होंने बहुत लॉजिकली समझाया है। हाँ। और उधर से ये कहा जा रहा है अदनान की तरफ से कि जब तक कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी, यानी कि उन्होंने इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की बात की है, जिसमें पाकिस्तान लगातार जोर देता रहा है कि इंडिपेंडेंट तरीके से जाँच हो। हालांकि उसके पीछे पाकिस्तान की मंशा जो है वो जो जाँच है उसको भटकाने की भी रही है। हमने ये भी देखा है कि पिछली
पिछली बार जब पाकिस्तान की टीम को आने दिया गया, मेरे ख्याल से वो पठानकोट हमले के बाद उसके बाद भी कोई इसमें से नतीजा नहीं निकला। तो अदनान क्योंकि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं तो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू रखने का उनका हक है, वो अपनी तरफ से रखने की कोशिश करें, लेकिन हमारी तरफ से जो विश्लेषण हुआ है वो पुख्ता आधार के तौर पे हुआ है, और अगर किसी इंडिपेंडेंट दूसरी एजेंसियां भी करेंगी तो शायद नतीजा वही निकल कर आएगा जो जैन साहब ने किया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक मसला हुआ है, एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है, उस हमले की जांच के लिए पाकिस्तान को अपनी तरफ से पेश करना चाहिए, और उसकी ज़मीन पे जो आतंकवाद फल फूल रहा है, जो कि दशकों में काफ़ी नुकसान पहुंचा है भारत को, उस पर ईमानदारी से अमल करके उसको नष्ट करने की बात करने की बजाय वो लगातार प्रोपेगेंडा का सहारा ले रहा है। तो ये जब तक ईमानदारी से पाकिस्तान इसको स्वीकारेगा नहीं, तब तक जो ये तनाजे की स्थिति है बनी रहेगी, और ये आशंका पाकिस्तान में बनी रहेगी कि भारत कब अटैक करेगा। अच्छा, आपने जो बात कही वो मैं पूछ लेता हूं अदनान से, स्वीकारते हैं कि नहीं स्वीकारते हैं। अदनान भाई, अब सीधी सीधी बात बता दीजिए कि आपकी जमीन पर आतंकवाद पल रहा है नहीं पल रहा है? यार बात सुने, मैं वो शख्स हूं जिसने 150 बच्चों की लाशें उठाई हैं। मैं वो शख्स हूं जिसने 80,000 लाशों को उठाया इन हाथों से। आपके 26 मरे हैं, मुझे बड़ा दुख है, मुझे बड़ा दर्द है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। यार मेरा दर्द तो समझो ना, जिसने 80,000 लाशें उठाई हैं। 150 मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल में 150 बच्चों की लाशें मैंने उठाई हैं। मैं दहशतगर्द कैसे हो सकता हूं? नहीं, मेरा सवाल दूसरा था अदनान भाई। मैंने ये पूछा कि पाकिस्तान के धरती पर आतंकवाद पल रहा है नहीं पल रहा है। मैं उसके पीछे कारण बताता हूं। ओसामा बिन लादेन कहां था? 26/11 के बाद किस तरह के सबूत आए? मेरा भी ये कहना है कि जो आपके यहां पल रहा है उसको खत्म करिए, वरना सिर्फ हम ही शिकार होते नहीं रहेंगे। शिकार तो आप भी हैं अगर आपकी माने तो। देखो, हम सबको मिलकर लड़ना है ना। आप बताइए पहलगाम में कौन इन्वॉल्व था? क्या हाफिज सईद था? क्या मसूद अजहर था? अगर है तो उसका एक एविडेंस तो दे देना यार, एक एविडेंस दे दें भाई। देयर इज नो सिंगल एविडेंस, देयर इज नो सिंगल एविडेंस। राजीव, ये कह रहे कि नो सिंगल एविडेंस, लेकिन ये दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी सेना ने कराएगी। देखिए, मेरी बात छोड़ दीजिए, दुनिया में आप कहीं चले जाइए, पाकिस्तान क्या आज तक इस बात को एक्सेप्ट किया है कि अदनान भाई आ रहा हूं एक मिनट। वो टेररिज्म को जो है दूसरे देशों में भेजता है, एक्सपोर्ट करता है? 26/11 की बात लीजिए, है ना, बिना क्या पाकिस्तानी सेना की मदद के जो लश्कर के जो टेररिस्ट थे, क्या वो भारतीय सेना में मुंबई के इलाके में आ सकते थे इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके? कसाब तो जिंदा पकड़ा गया ना, कसाब कहाँ का था वो? और इस एक और अहम बात है, जब मुंबई हमला हुआ, मुंबई हमले के बाद जब उस समय रहमान मलिक पाकिस्तान के गृह मंत्री थे, उन्होंने खुद 1.5 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उन्होंने पूरा एक चेन ऑफ सीक्वेंस है वो बताया था कि कैसे मुंबई हमले की जो साजिश है वो पाकिस्तान की जमीन पर रची गई और कैसे उसको एग्जीक्यूट किया गया। तो रहमान मलिक का वो 1.5 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा जो एक नमूना है कि कैसे पाकिस्तान ने स्वीकारा था। उसके बाद बहुत सारे डॉजियर दिए गए, 17, 18, 19 डॉजियर के बाद तो कसाब का घर तक तो दिखाया गया था। बिल्कुल, और कसाब किस घर में रहता है? तो जो अदनान कह रहे हैं कि वो आतंकवाद के शिकार हैं, क्योंकि आतंकवाद वहां पलता रहा है, इसलिए उनके घरों को भी ये नुकसान पहुंचाता रहा है। ये बात अगर ईमानदारी से हमारे बहुत बड़े अच्छे मित्र हैं अदनान, वो स्वीकारेंगे तो मानेंगे कि क्योंकि वहां पे इस तरह की उनको संगठित होने का उनको एक ताकत जो है, और नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं वहां पे, लेकिन इस बात के भी कई बार सबूत निकलकर सामने आते रहे कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वहाँ की वो किसी हद तक वहाँ पे इन्वॉल्व होती है इसमें। तो ये जब तक ईमानदार एक एक्सेप्टेंस नहीं होगा तब तक साथ मिलकर लड़ने की बात भी जो है बेमानी। अच्छा, जम्मू कश्मीर में एक सबसे बड़ी बात है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, आतंकवादी जब क्रॉस करते हैं, घुसपैठ कराते हैं, कौन घुसपैठ कराता है? पाकिस्तानी आर्मी उसको कवर फायर देती है ताकि आतंकी घुसपैठ कर पाए। एक नहीं, सैकड़ों टेररिस्ट जो है हर साल मारे जा रहे हैं। अभी भी 70 या 80 के करीब जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट हैं, जिसके रेशियो की बात कीजिए तो 50 के तकरीबन जो फॉरेन टेररिस्ट है, सारे पाकिस्तानी लोग हैं, पीओके के लोग हैं, और लश्कर के लोग हैं, जैश के लोग हैं। तो ये सारे टेररिस्ट कैसे आ जाते हैं? और पाकिस्तान इनको कवर फायर नहीं करता है क्या? कवर फायर नहीं देता है, इंडियन आर्मी को एंगेज करता है ताकि उसकी आड़ में जो आतंकी घुसपैठ करा सके। ये दुनिया इस बात को जानती है, और भारत एक नहीं कई बार सबूत दे चुका है। अदनान पे जाने के पहले मैं एक छोटी सी बात और कह दूंगा कि एक हमला होता है, उसके कुछ दिन पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख का इस तरह का बयान, आसिफ मुनीर का बयान, इस तरह का बयान आता है जिसमें कि वो एक तरह से उकसावे का, प्रोवोकेशन की जो बात है, एक तरह से कश्मीर को लेके जो उनका जो रवैया है, जो रुख है, वो दिखाता है। तो ये सारे जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं वो भी तो एक मायने रखते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल रखते हैं। आरजू, ये बात तो सही है, उमाशंकर ठीक कह रहे हैं कि जो बयान सेना प्रमुख के आए वो सब मायने रखते हैं, और ऐसे वक्त पर बयान आना है, ऐसा लगता है कि बहुत
प्लानिंग वे में था ये सब कुछ? देखें, कई बार इंडियन मीडिया पे जो हमारे दोस्त काम करते हैं या वीडियोस करते हैं, वो कई बार ऐसी बात कह देते हैं जिसके बाद उसी किस्म का कोई हादसा हो जाता है या कोई अटैक हो जाता है, और उसके बाद हमारे यहाँ यही कहा जाता है कि देखो जी इन्होंने कहा था और वही हो गया, जबकि वो इत्तेफाकन वो बात हुई होती है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि चेंज आ रहा है। अभी आप देखिए कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि पाकिस्तान की एक 30 साल की हिस्ट्री रही है जिसमें हम लोग जो है मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते रहे, और वो हमारी गलती थी। उसके साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस बात को माना है कि पाकिस्तान ने जो है माजी में जरूर कुछ गलतियां की हैं और इस किस्म के लोगों को सपोर्ट किया है, जिसमें हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे लोग भी शामिल हैं। और हाफिज सईद तो आप जानते हैं कि उसको तो टेररिस्ट जो है वो ना सिर्फ ये कि आप लोग तो खैर कहते ही हैं, लेकिन आप लोग की बात तो हम नहीं बिलीव करते, लेकिन क्या हम यूएन की बात को भी बिलीव नहीं करेंगे जिसने हाफिज सईद को टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है? तो यकीनन पाकिस्तान को इन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और अगर हम इन लोगों को और इस तरह के लोगों को सपोर्ट करते रहे तो नुकसान तो हम भी उठा रहेंगे, और उठा ही रहे हैं। जो 80,000 लोग अदनान अभी बता रहे थे, और बाकी जो आर्मी पब्लिक स्कूल का जो कुछ हुआ, तो उसमें कहीं ना कहीं रोल तो हमारा भी बनता है कि हमने इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया। एहसानुल्लाह एहसान कहाँ है आज? कोई बता सकता है मुझे बिल्कुल, कि और तो वो पाकिस्तान उसको एजेंसी लेकर के पास था, इंडिया कहाँ ने गया? बहुत दुख जताया और बहुत सारी चीजें थी क्योंकि वो बच्चे थे। तो इन जनाब, मैं आपके पास आ रहा हूं। इतनी सारी चर्चा हो गई, मैं माफी चाहता हूं, आपके पास आने में थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं कि जो देश की जनता है वो अब तो देख रही है सरकार की तरफ भी, और जब से प्रधानमंत्री ने कहा कि मिट्टी में मिला के देंगे, तब से तो और ज्यादा देख रही है। तो फिर जनता के लिए क्या है? देखिए, नमस्ते अंजित जी, सबको नमस्ते। जितेंद्र जैन जी की बात को मैं सुन रहा था। तकनीकी तौर पर उन्होंने पूरी तरह ये प्रमाणित कर दिया है कि किस प्रकार से एक झूठ का सहारा एक बार फिर पाकिस्तान ले रहा, और कौन ले रहा था ये बड़ी बात है। वो पाकिस्तान के आर्मी के एक आला ऑफिसर और उप प्रधानमंत्री ये झूठ परोस रहे थे, जो ये साबित करता है, प्रमाणित करता है हमारी बात को कि पाकिस्तान जो है एक रोग स्टेट है, पाकिस्तान एक धूर्त राज्य। एक तरफ झूठ परोस रहे हैं ये लोग, दूसरी ओर धमकियां दे रहे हैं कि इंडस नदी की ट्रीटी को आप समाप्त करेंगे तो खून की नदियां, ये एक नहीं कई इनके जो है राजनेता बोल चुके हैं। तो इनके राजनेता या तो झूठ परोस रहे हैं, या इनके राजनेता और आतंकवादी की भाषा में कोई अंतर नहीं रह गया। भारत की जो जवाबी कार्यवाही है, निश्चित रूप से बहुत कुछ हो चुका है। देखिए, आज के युद्ध जो है ना वो बहुमुखी होते हैं जी। मिलिट्री ऑप्शन जो है वो अंतिम ऑप्शन होता है, और वो भी लेकिन तुहिन जी, मैं एक चीज आपसे कहना चाह रहा हूं, चूंकि बहुत निष्पक्ष हम लोग चर्चा करते हैं बैठ के। जितने कुछ आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं, 1 मिनट मुझे दे दीजिएगा। तो जैसे पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट थे वो भी, और उमाशंकर भी एक बात कह रहे हैं कि जो वो ये कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे थे कि एक अथॉरिटी ने कोई डिनाई नहीं किया, इसलिए वो सवाल बार बार उठा रहे थे। किसने डिनाई नहीं किया? किसी अथॉरिटी ने, भारतीय किसी अथॉरिटी ने इसको डिनाई नहीं किया। नहीं, हो सकता है वो आने ट्रैप वाले है समय, अजीत, आने वो वाले ट्रैप समय है। में। जी अजीत, मैं समझ रहा हूं, बिल्कुल मैं समझ रहा हूं, बिल्कुल मैं समझ रहा हूं, लेकिन ठीक है, जब सवाल है तो वो आ जाना चाहिए। नहीं, मैं बताना चाहता हूं, ये ट्रैप है कि हिंदुस्तान इस मुद्दे पर बात करे, हिंदुस्तान हमारे इस फर्जीवाड़े का संज्ञान ले, हिंदुस्तान किसी झूठ का जवाब नहीं देगा। और हिंदुस्तान क्यों जवाब दे? आपने बोला कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, आप डाल दीजिए सबके सामने, पब्लिक में। जो सच है वो तो सबके सामने सच है ना, एक के सामने सच हो, एक के सामने झूठ तो नहीं होगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी हिंदुस्तानी की कोई जंग, कोई किसी तरह की बदनीयत किसी पाकिस्तानी सिटीजन के प्रति नहीं है। अदनान भाई हमारे मित्र हैं, सारे जर्नलिस्ट, पाक फौज की हम इज्जत करते हैं, मगर ये मामला कुछ उन पैसा परस्त लुटेरे जनरलों का है जो रिटायरमेंट से पहले झूठ फरेब कर पैसा कमाने के चक्कर में आतंकवाद का कारोबार जिंदा रखना चाहते हैं, जंग के नाम पे पैसा कमाना चाहते हैं, और जंग के बाद लंदन भागते हैं या ऑस्ट्रेलिया जाके आइलैंड खरीदते हैं। इनका कोई रिटायर्ड आर्मी चीफ आज पाकिस्तान में नहीं रहता, एक भी। राहिल शरीफ बाहर है। और आखिरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, ये आज 4 सैनिक मरवा दिए इन्होंने, जो कह रहे थे हमको पहले से पता था, 4 सैनिक मरवा दिए झूठ को सच बनाने के लिए। कल इमरान खान को ना मरवा दे। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर आज ऑल पार्टी मीटिंग है, पहली डिमांड होनी चाहिए, अगर पूरा पाकिस्तान एक है तो पहले खान साहब को बाहर लाएं और खान साहब को जिंदा दिखाएं और खान साहब को उनके घर में रखें। सबसे पॉपुलर लीडर तो वही है ना, ठीक है, तो लाएं उसको बाहर। तो मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूं कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। पाकिस्तान पुरानी जेल में क्यों है? ओके सर, ओके, ठीक है। तुहिन, इस प्रोपेगेंडा का जवाब कैसे? नहीं, देखिए, पाकिस्तान का काम है प्रोपोगंडा उछालना, और जैसे कि
जितेंद्र जैन जी ने कहा कि हर चीज का अगर हम औपचारिक और आधिकारिक जवाब देना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से इसका अर्थ यह होगा कि हम उस प्रोपेगेंडा को तवज्जो दे रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए हम, ये जरूरी नहीं है कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी उस तथ्य को जो है या उस प्रोपेगेंडा को पूरी तरह से नकार सकते हैं जो हमने किया है। देखिए, लोग अपेक्षा कर रहे हैं, लोग इस आस में हैं कि क्या बड़ी जवाबी कार्रवाई होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हो चुका है अब तक, भले वो इंडस नदी की ट्रीटी का रद्द होना है, भले वो एयर स्पेस बंद करना है, उसी से अगले 1 महीने पे पाकिस्तान की रीढ़ पूरी तरह से टूटी हुई आपको नजर आएगी। आज के युद्ध जो है वो बहुमुखी युद्ध है, और इस बहुमुखी युद्ध में पाकिस्तान जो है हर रात इनकी जो है नींद हराम होने वाली है इस डर में, इस भय में कि युद्ध कब होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि युद्ध आज हो, कल बिल्कुल हो। इनकी हालत अभी ऑलरेडी जो है पिछले 10 दिनों में हालत खराब कर दी गई है, और ये एक नया पैराडाइम अब दुनिया को भी भारत की ओर से देखने को मिलेगा। ये जो हम कहते हैं ना कि जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं ये कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है, और ये हम साबित करेंगे कि युद्ध केवल युद्ध के मैदान में नहीं लड़े जाते हैं। पाकिस्तान जैसे फरीबी देश को हम उन्हीं की भाषा में उन्हीं की हालत खराब करके इस बार दिखाने वाले हैं। ठीक है विनोद सर, मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूं कि अभी जो बात तुहीन कह रहे थे कि अब हम उसी की भाषा में जवाब देंगे, लेकिन हम अलग तरीके से जवाब दे देंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए भारत ने बिल्कुल साफ और वाजे कर दिया है कि दिस फार नो फर्दर, क्योंकि अब हम उनको देखिए, जब तक आप उसी रेसिपी में जवाब नहीं देंगे, जब तक आप उनको ये नहीं बताएंगे कि साहब अब आतंकवाद की जो जड़ें हैं उनको हम सुखाना शुरू करेंगे, उसकी जो दहशतगर्दों की जो लीडरशिप है वो हमारे टारगेट पे है, जो अगर हमारा एक कोई सिटीजन या कोई सैनिक शहीद होगा तो हम उसकी जगह 10 आदमियों का उसका बदला लेंगे। तो ये सब चीजें, अब देखिए भारत ने फिर भी एक अखलाक और एक एटिकेट्स का नमूना दिया है, क्योंकि हमने देखिए अगर आज सस्पेंड की है इंडस वाटर ट्रीटी, हमने सन 65 की लड़ाई 71 की लड़ाई में भी इसको खत्म नहीं किया, केवल सस्पेंड किया है टू ड्राइव ए पॉइंट होम। दूसरी चीज, हमने जो ट्रेड है उसको सस्पेंड किया है। आप ये बताइए कि आपके खुद के जो सिटीजन्स हैं वो वाघा बॉर्डर पे बेचारे खवातीन हैं, उसमें बच्चे हैं, वो बैठे हुए हैं और पाकिस्तान ने दरवाजे बंद किए हुए हैं अपने उनको सिटीजन्स को आप आने नहीं दे रहे हैं, अपने सैनिकों को कारगिल में आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये तो उनका चेहरा बेनकाब हो रहा है सर, ये बहुत पुराना चेहरा है उनका। तो इन्हें एक आखिरी कॉमेंट आपसे कि जवाब दिया जाएगा, वक्त आने पर जवाब दिया जाएगा, फिर भी देश की जनता की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं कि अब, और गुस्सा भी है कि ये जवाब होना चाहिए और बहुत करारा जवाब होना चाहिए। देखिए, देश की जनता पूरी तरह से आशान्वित है। जिस सरकार ने पूरी तरह आशान्वित ही नहीं है, पूरी तरह उसको भरोसा है कि बड़ी कार्यवाही और अप्रत्याशित कार्यवाही, और जिसकी कल्पना कभी नहीं की गई होगी, वो कार्यवाही होने वाली है, और उसका पहल जो है पिछले 10 दिनों में हो चुका है। ये जो लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी के लोग ज्यादा व्याकुल हैं, ज्यादा परेशान है कि क्या हो रहा है। अरे तारीख बताकर जो है कार्यवाही नहीं होती है। ना तो हमने इंडस वाटर ट्रीटी के पहले तारीख बताई थी, ना हमने कल जो है एयर स्पेस, या कल जो है 2 दिन पहले एयर स्पेस बंद करने के पहले तिथि बताई थी। तो कांग्रेस वाले जो हैं, जो आज अजय राय ने इतनी ओछी हरकत की है, रफाल का एक जो है खिलौना बनाकर उड़ा रहे हैं और रोज जो है उकसा रहे हैं, मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी को अपनी इस मंशा से ऊपर उठना पड़ेगा। देश पूरी तरह अशांत है, देश को पूरा भरोसा है कि अप्रत्याशित कार्यवाही पाकिस्तान के विरुद्ध होने वाली है, और पाकिस्तान अब उस हालत में नहीं रहेगा कि दोबारा ये टेररिज्म का नशा करे। चलिए, यही हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं। हमारे बैठे जो 2 साथी हैं ना स्टूडियो में, वो भी यही उम्मीद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद दत्ता जी, जितेंद्र जैन जी, आरजू काजमी जी, फराज सैयद जी, अब्दुल समद याकूब, उमाशंकर राजीव और अदनान हैदर और साथी तुहिन सिन्हा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताना जरूरी है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां पर पनेठी एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग विमान क्रैश हो गया है। ट्रेनी पायलट बाल बचा है। अलीगढ़ के महुआ खेड़ा क्षेत्र में पनेठी एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ है। ट्रेनिंग के दौरान पायोनीर PNH विमान लैंडिंग के समय बाउंड्री वॉल से टकरा गया, जिससे विमान के परखच्चे उड़ गए। हादसे में ट्रेनिंग ले रहे पायलट पर्व जैन बाल बच गए। घटना की पुष्टि नागरिक उड्डयन विभाग के SS अग्रवाल ने की है। बताया गया कि हादसा लैंडिंग के दौरान विमान की तकनीकी गड़बड़ी या संतुलन बिगड़ने के चलते हुआ। घटना के बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं।